वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडजॉर्प्शन के बारे में कि एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना है और एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना है, और मैंने आपको उसके कुछ बेसिक्स भी बताए, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। आई होप आपने पढ़ा होगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। और मैंने यहाँ कुछ फैक्टर्स लिख रखे हैं, मैं बारी बारी से आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे ये एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर फर्क आता है इनके चेंजेस आने से। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, और एडजॉर्बेट कौन है हमारा? गैस। तो ये जो गैस है हमारा, अगर ये इजिली लिक्विफाइबल गैस होगा, जैसे NH3, जैसे CO2, ये सब गैसेस क्या है? इजीली लिक्विफाइबल गैस है, ये परमानेंट गैसेस नहीं है। और आपको पता होगा कि जो परमानेंट गैसेस होते हैं वो लेस लिक्विफाइबल होते हैं, मतलब वो आसानी से लिक्विफाइबल नहीं होते हैं, उनको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं ये मोर एक्सटेंट में एडजॉर्ब होते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में ये एडजॉर्ब होते हैं। और जो इजी लिक्विफाइबल नहीं होते हैं, जैसे परमानेंट गैसेस H2, N2, ये क्या होते हैं? लेस एक्सटेंट में एडजॉर्ब होते हैं। तो ये इनका नेचर है कि जो इजी लिक्विफाइबल होगा वो ज्यादा एक्सटेंट में एडजॉर्ब होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि चारकोल का सरफेस अगर आप रखते हैं तो ये ज्यादा एडजॉर्ब होगा इसके कंपैरिजन में। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जहां हमने लिख रखा है सॉलिड। अब आप सोचिए कि मैंने आपको एक चारकोल का टुकड़ा इस तरीके का दिया और ये सरफेस है जहां पे ये एडजॉर्ब हो सकता है गैसेस, क्योंकि ये तो अर्थ के कांटेक्ट में जमीन पे मान लीजिए रखा हुआ है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं तो इसके अब दो टुकड़े हो गए, और अब तो ये सरफेस है जहां एडजॉर्ब होगा, साथ साथ पहले जो सरफेस था वो तो है ही, साथ साथ आप ध्यान दें तो ये वाला सरफेस जो है, ये सरफेस भी अब एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास, जहां पर अब और एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। मैं अगर इसके और ज्यादा टुकड़े कर दूं तो और भी ज्यादा एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि फाइनली डिवाइडेड, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड और पोरस। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे, जिस एडजॉर्बेंट में उस पर एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा एडजॉर्बेंट का, वहां पर एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेम्परेचर। जैसा कि आपको पिछले बार बताया था, एक बार आप फिर से याद कर लें कि जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? इट इज एक्सोथर्मिक। क्योंकि आपको ये याद होगा कि एडजॉर्प्शन होने का मतलब है कि एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होता है। आप नॉर्मली सोचिए इस बात को कि एडजॉर्प्शन होने के लिए एक एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेट का आके बैठना जरूरी है, तो इसकी एनर्जी कम होगी तभी तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चों को आप एक जगह बिठाओगे तो वहां से वो बार बार भागना चाहेगा यहाँ वहां, वैसे ही एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और आप देखो कि हमने जैसा पढ़ा था कि एडजॉर्बेंट के ऊपर आकर के कौन लग गया? एडजॉर्बेट, और रिजल्ट क्या हुआ? एडजॉर्प्शन, और साथ में क्या रिलीज हुआ? हीट। ऐसे आप नॉर्मली समझो कि मान लो कि आपने एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाला और सरफेस पर वाटर एक्युमुलेट हो गया, जमा हो गया, और आपने ले जाकर उसको धूप में रख दिया तो उसे टेम्परेचर मिला तो लकड़ी तो सूख जाएगी, मतलब एडजॉर्प्शन खत्म हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। या अगर आप ली चैटेलियर्स की प्रिंसिपल को याद करें कि जब जब हीट इवॉल्व होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगा, तो ये दोनों अलग अलग होंगे, और अलग होंगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छा एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। ठीक है, आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको इसका थर्मोडायनेमिक्स भी हम समझाएंगे। अब आते हैं प्रेशर के ऊपर। मतलब यहाँ टेम्परेचर कैसा रखना है? टेम्परेचर लो रखना है। किसके लिए? ताकि अच्छा एडजॉर्प्शन हो पाए। प्रेशर की बात करें तो अगर एक कंटेनर के अंदर में हमने चारकोल रख दिया है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए N2 गैस इसके अंदर हम भर रहे हैं। अगर हम N2 गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर N2 गैस ज्यादा आएगा, और सरफेस पर भी ज्यादा N2 गैस एक्युमुलेट होगा,
जमा होगा, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर होगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन अच्छा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन खराब होगा। अगर हम फाइनली डिवाइडेड एड्जॉर्बेंट लेते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो तो एड्जॉर्प्शन अच्छा होगा। और गैसेस के केस में तो आपने देख लिया कि कौन सा ज्यादा अच्छा एड्जॉर्ब होगा और कौन सा लेस एड्जॉर्ब होगा। जो परमानेंट गैसेस हैं, ये कैसे गैसेस हैं? परमानेंट गैसेस। तो जो परमानेंट गैसेस होंगे उनका एड्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं और चलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसको हटा दिया जाए। फैक्टर्स की टॉपिक, फैक्टर्स जो कंप्लीट है। आइए बहुत आराम से समझते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि एड्जॉर्प्शन होगा। आइसो मतलब होता है एक जैसा और थर्म मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है ना कि ज्यादा टेम्परेचर जब रहता है तो एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ये आपको अभी अभी बताया मैंने। तो अभी यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उनका मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इनका नाम इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट करके कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट दिए हैं, वो हमें आज देखना है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर में हमने चारकोल रखा। ठीक है, चारकोल रखा और यहां से हम यहां पर N2 गैस फिल कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस हम यहां फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप N2 का प्रेशर बढ़ाओगे तो N2 गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आएंगे और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे N2 गैस का उतना ज्यादा सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा। ये सारे N2 के बबल्स हैं, N2 गैस है। मतलब यहां हम थोड़ा फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में बात करने वाले हैं। टेम्परेचर हमने रखा है कांस्टेंट। चलो एक काम करते हैं, सपोज चारकोल जो है हमने मान लिया कि जो चारकोल है इसका जो मास है वो हम ले लेते हैं m ग्राम। ठीक, जो N2 गैस इस पे एड्जॉर्ब हो रहा है, नाइट्रोजन गैस, इसका हम मास ले लेते हैं x ग्राम। अब तुम्हें समझाने के लिए m और x की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं। चलो m हम ले लेते हैं 5 ग्राम और x हम ले लेते हैं, N2 गैस स्प्रे हुआ है तो कम ही लेते हैं, चलो 6-5 ग्राम। मतलब 5 ग्राम टोटल चारकोल है जिस पर 0.00065 ग्राम N2 जो है एड्सॉर्ब हुआ है। ये तो 5 ग्राम पे। अगर आपको पर ग्राम पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? तो डेफिनेटली आप जितना टोटल एड्सॉर्प्शन हुआ उसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या निकालेंगे हम? x बाय m। x बाय m 0.00065 बाय 5 कैंसिल करोगे 0.0013। ये जो वैल्यू निकल के आई ये क्या है? ये है, देखना ध्यान से, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्प्शन की मात्रा, कितना एडजॉर्प्शन हुआ कह सकते हैं पर ग्राम कितना एडजॉर्प्शन हुआ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये x बाय m क्या चीज है, उसमें x क्या है और m क्या है। x क्या है? x आप देख रहे हो N2 कितना, N2 जो गैस है वो कितना उसका मास है जो एड्सॉर्ब हुआ, और चारकोल का मास हमने कितना लिया? m ग्राम। तो मेरा ये फोकस है, आपको ये बताना चाहते हैं कि x बाय m क्या है। व्हाट इज x बाय m? तो अब से आपको याद रखना चाहिए कि व्हाट इज x बाय m? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितनी मात्रा एड्सॉर्ब हुई, जिसमें ऊपर हमें रखना है N2 गैस का मास, मतलब एड्सॉर्बेट का मास। हम कह सकते हैं ना कि ये कौन है? एड्सॉर्बेट। और ये कौन है? एड्सॉर्बेंट, वो सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होना है। और नीचे किसका रखना पड़ेगा? एड्सॉर्बेंट का मास। तो आप ये भी जानते हो बहुत अच्छे से, अभी अभी आपको बताया कि अगर मैं N2 गैस का प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ेगा, है ना।
मतलब ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। इसी के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है फ्रेंडलिच ने एड्जॉर्प्शन के ऊपर, लेकिन आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, लेकिन आप अब ये बात पहले दिमाग में बिठा लो कि व्हाट इज एक्स बाय एम? इट इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। थोड़ा सा इंक डाल दिया जाए, इंक थोड़ा कम पड़ रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलिए, हमने तो इंक डाल लिया। तो आपने पढ़ा अभी तक जो आपको बताया, क्या बताया? एक्स बाय एम क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब फ्रेंडलिच ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में मैं बात करता हूं। उनका एक्सपेरिमेंट में ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस का, तो x बाय एम, अब ये x बाय एम क्या है पता है ना? अभी तुम्हें समझा दिया पूरा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या देखने को मिला? याद रखना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हम कम और ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर है, मान लो कि T1 टेम्परेचर। ठीक है, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे इस तरफ एक्स एक्सिस पर, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना यहाँ पे, शुरुआत में बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ा, मतलब प्रेशर बढ़ाए और पूरा आगे बढ़ने लगा। ठीक वैसे मान लो कि अगर मान लो ये चारकोल का पीस है और पूरा एरिया खाली है अभी एड्जॉर्प्शन होने के लिए, तो जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होने के लिए आएंगे वो तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, जहां मन करेगा वहां बैठ जाएंगे, है ना? ठीक वैसे जैसे ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन का सारा सीट खाली है, अभी ट्रेन अभी खुली ही है, तो तुम्हें जहां मन करेगा वहां आकर के लोग बैठ जाएंगे, है ना? लेकिन अब इसके बाद जब ट्रेन में थोड़ी भीड़ हो गई, अब जो लोग आएंगे अगले स्टॉपेज पे अंदर, अब तो वो देखेंगे ना कहाँ पर सीट खाली है। फिर कोई कोई ये भी बोलता है कि यहाँ मत बैठो, मेरे दोस्त की सीट है, वहां मत बैठो, रिजर्वेशन की सीट है, होता है ना ऐसा? तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आएगा कि प्रेशर बढ़ाने पर शुरुआत में तो एड्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये देखा गया कि ये जो ग्राफ है ये ना थोड़ा कर्विश हो गया, मतलब ये स्ट्रेट नहीं जा करके थोड़ा इस तरीके से मुड़ गया। आप देख रहे हैं ये थोड़ा बेंट होने लगा, ये धीरे धीरे स्ट्रेट जाने के बजाय इस तरफ मुड़ने लगा। और लास्ट में मान लीजिए कि अभी कुछ सीट और भर गए हैं, यहाँ पर और भी सीट भर गए हैं, जितना जगह था सब जगह आदमी आकर के ट्रेन के अंदर बैठ गया, अब कहीं सीट खाली ही नहीं है। तो लास्ट में जो लोग आएंगे क्या करेंगे? नहीं बैठेंगे आकर के, क्योंकि कोई उठेगा तभी तो बैठेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी देखा गया कि लास्ट में जब प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन का मतलब आप जानते हैं ना कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अब चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो कांस्टेंट हो गया है, इसलिए लाइन बिल्कुल क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया। शुरुआत में प्रेशर हमने बढ़ाया, एड्जॉर्प्शन बहुत तेजी से बढ़ा, तो स्ट्रेट लाइन की तरह मूव किया, लेकिन जब और प्रेशर बढ़ाया तो अब कर्व की तरह ग्राफ जो मुड़ने लगा है, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हो गया? लाइन स्ट्रेट हो गया। ये सब कुछ एक सिंगल टेम्परेचर पर हो रहा है। जैसे मैं आपको मार्क करके बताता हूं कि देखिए, मान लीजिए कि यहां से यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक, यहां से देखिए कर्व होकर के यहां तक गया, एंड उसके बाद ये यहां से स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। तो अब हर एरिया पे आप समझिए, उन्होंने एक मैथमेटिकल रिजल्ट भी इसका दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा इसको हटाते हैं यहां से, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया है मैं क्या कह रहा था इसके बारे में, क्यों समझाया ये सब। तो अगर इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है कि मैथमेटिकली जो x बाय m है, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 1 बाय n, प्रेशर ऑफ द गैस टू द पावर 1 बाय n। याद रखना है, मैं गैस के केस में आपको बता रहा हूं, प्रेशर टू द पावर 1 बाय n, वेयर 1 बाय n की जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी, 0 से 1 के बीच में। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो यहाँ k लिख दूंगा p टू द पावर 1 बाय n, ठीक है, ये रिजल्ट है अपने पास, है ना। अब इस रिजल्ट में आप देखो कि जब ये स्ट्रेट बिल्कुल उठ रहा था तो यहाँ पर 1 बाय n की वैल्यू कितनी हो रही थी? 1 बाय n की वैल्यू कितनी हो रही थी? 1। तो
तो अगर आप यहाँ पर 1/n की जगह 1 डालोगे तो x/m इक्वल टू क्या होगा, k इंटू पी होगा ना। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे x/m, टोटल x/m का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और इससे आगे जब बढ़े तो अब ये 1 से छोटा होने लगा, 1 से छोटा हो रहा है तभी तो बैंड होने लगा, तभी तो वैल्यू कम होने लगी, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले से कम होने लगा। तो इस जगह पर हम कह सकते हैं कि इसके बीच में जब ये कर्व की तरह बैंड हुआ, 1/n की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब 1/n की वैल्यू 0 से तो बड़ी है मगर 1 से छोटी हो चुकी है। और जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो हम कह सकते हैं कि अब 1/n की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। इसलिए मैंने कहा कि 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। तुम सोचो कि अगर पूरा 0 हो जाए तो क्या होगा, x/m बराबर k p टू द पावर 0 और समथिंग का पावर 0 क्या होता है 1, इट बिकम्स x/m इक्वल टू k, जो कि क्या है अपना कांस्टेंट, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अब कांस्टेंट हो गया चाहे हम प्रेशर कितना भी बढ़ा दें। तो आपको ये समझ में आ रहा फ्रेंडलिज का क्या एक्सपेरिमेंट था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर जब प्रेशर बढ़ाया गया तो शुरुआत में तो एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से हुआ, कुछ समय के बाद एडजॉर्प्शन में कमी आने लगी और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो एडजॉर्प्शन अब जो हो रहा था वो कांस्टेंट हो गया, अब उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा था। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में पूरी सीट भर जाएगी तो फिर बैठने वालों को जगह नहीं मिलेगी। तो आपको ये समझ में आ रहा। अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपको ही पता है कि एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। मान लो कि T1 जो है 500 केल्विन पे हमने काम किया, अब हम 700 केल्विन कर रहे हैं, ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा लेकिन थोड़ा नीचे। ये मान लो T2 है 700 केल्विन, इट इज मोर देन 500, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा लेकिन थोड़ा और नीचे। सपोज ये 900 केल्विन है, ठीक है, तो वही चीज हो रहा है, पहले तेजी से बढ़ा फिर बेंड हुआ बाद में स्ट्रेट हो गया, प्रेशर शुरुआत में बढ़ाया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन तेजी से बढ़ा और बढ़ाया, ग्राफ बेंड हुआ एंड लास्ट में क्या हो गया स्ट्रेट। और ये अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम लोगों को याद रखना है, इट इज फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाता हूं, उसको भी आप समझिए, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का आपको मैं इक्वेशन का ग्राफ बना दूं। x/m आपको याद है ना क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये पूरा हटा दें, सिर्फ ये वाला लिख के रखेंगे, फिर से लिख देते हैं चलो। अब जो है हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, उसको भी देखिए आप ध्यान से, बहुत ही आसान है। आपने केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ सीखा होगा, तो पहले मैं वहां आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन है जिसमें y और x वेरिएबल हैं, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एक एक्सिस इधर एक एक्सिस इधर, x और y इस पर प्रेजेंट होंगे। c क्या है, c वो वैल्यू है जहां से लाइन शुरू होगा, अगर c की वैल्यू 0 है तो लाइन यहां से शुरू होगा, याद कीजिए आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया। c की वैल्यू अगर समथिंग 1 2 3 4 है तो जितना हाइट पे बोलेगा वहां से, मान लीजिए यहां पर से c शुरू हो रहा है, ओके, ये जो हाइट है ये कितनी है c, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो c कुछ हाइट से शुरू होगा, जितना भी वो वैल्यू देगा। m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, m क्या है, स्लोप। अगर m पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जाएगा, अगर m नेगेटिव है तो लाइन नीचे आएगा, और अगर m 0 है तो लाइन सीधा है। ये हो गया स्लोप, लाइन ड्रॉ करने का तरीका। और c वो हाइट है जहां से लाइन आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए इसी पर आपको ग्राफ बनाकर दिखाते हैं फ्रेंडलिज वाले। फ्रेंडलिज वाले का ग्राफ एक बार फिर से, अपना क्या था, x/m बराबर k p टू द पावर 1/n, यही था ना। चलिए थोड़ा सॉल्व करेंगे, पहले देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू log k p टू द पावर 1/n। अब आप देखो log m इंटू n का एक फॉर्मूला होता है, इज log m प्लस log n।
लॉग मतलब ln, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप इसको ln भी लिखा हुआ देखेंगे, या फिर आप यूं समझें कि लॉग के बेस में e है, ये भी सेम होता है, ln का मतलब लॉग के बेस में e है। तो हमने यहाँ पे लॉग लिखा, log k प्लस log p टू द पावर 1/n, ये फॉर्मूला में लगा दिया यहाँ पे जो लिखा है। देन आप देखें कि log k प्लस, अब एक और फॉर्मूला देखिए, log m टू द पावर n की वैल्यू होती है n log m, मतलब n कहाँ आ जाता है, सामने, तो ये पावर में 1/n है, ये कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक। और इस तरफ क्या हमारा log x/m। अब आप देखना ध्यान से, एक बार आप y इक्वल टू mx प्लस c को देखो, जो जो वेरिएबल है वो x और y का काम करेंगे, और x कभी भी अकेला नहीं है, उसके साथ जो रहेगा वो m कहलाएगा। तो आप एक बार ध्यान से देखोगे तो एक ये वाला वेरिएबल होगा क्योंकि ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, और एक ये वाला वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ प्रेशर है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये दो चीजें बदल सकती हैं, जो बदलता है उसको वेरिएबल कहा जाता है। इनमें से एक x होने वाला और एक y होने वाला, आप खुद ही सोचो कौन x होगा कौन y होगा। तो डेफिनेटली आप देखोगे कि ये वाला x का काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ वाला क्या है, m, तो ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि log k ये तो कांस्टेंट है और 1/n भी कांस्टेंट है, तो ये c प्लस mx, और इसको हम क्या लिख देंगे, y। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको x भी मिल गया, आपको y भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है, इसको हटा दें, ये तो समझाने के लिए बताया था। अगर मान लो भूलोगे, वीडियो पीछे करना, पीछे करके देख लेना कि y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनता है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया, बड़ा सिंपल है, देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस कौन है, log p, तो हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ प्रेशर, इस तरफ बढ़ेगा। y एक्सिस कौन है, log x/m, तो हम यहाँ लिखेंगे log x/m, वो इस तरफ बढ़ेगा। तो ये लिख के नहीं दिखाना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है। और अब हम देखेंगे c का वैल्यू कितना है, तो log k, ये तो 0 नहीं है, मतलब मान लो कि c का वैल्यू log k मतलब चलो कुछ है 1 2 3 4 5 कुछ 5 मान लो, चलो इतनी हाइट पर हम ले लेते हैं 5 बने log k, तो ये हाइट कितनी हो गई, c इक्वल टू log k, ये हमने ले लिया log k। अब स्लोप क्या है, m, 1/n, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ऑलरेडी है, और m की वैल्यू है 1/n जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो लाइन कहाँ जाएगा, ऊपर। ये हो गया हमारा स्लोप, दैट इज 1/n। तो ये बन गया हमारा ग्राफ इस इक्वेशन का, जो कि बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। नहीं समझ में आया वीडियो को रिवर्स करो और फिर से देखो और समझो, मैंने पूरा डिटेल समझाया है तुम्हें कि y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया और इसका ग्राफ बना दिया। ऑलमोस्ट डन। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी आपको बता देते हैं। मान लो ये हमने किया गैस के कंडीशन में, मतलब गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक ऐसे ही मान लो कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है x/m इक्वल टू k c टू द पावर 1/n। मतलब यहाँ प्रेशर है क्योंकि गैस था, और जब सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन। ये c क्या है, कंसंट्रेशन। आपको पता है, देखिए एग्जांपल देखिए, कंटेनर के अंदर में एसिटिक एसिड क्या ले लिया, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, चारकोल। अगर आप यहाँ चारकोल डालोगे और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अंदर रहेंगे, तो जब आप एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अंदर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बढ़ेगी, नंबर भी बढ़ेगा। तो इसके ऊपर अगर मान लो कि पहले 4-5 डिपॉजिटेड थे, है ना, तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो और ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे, और ज्यादा एसिटिक एसिड इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, यूं कहो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, या यूं कहो इस चैप्टर की भाषा में तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसीलिए तो एडजॉर्प्शन का बहुत ही जगह यूटिलाइज होता है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने भी वही वाले हैं। 2 टॉपिक है एडजॉर्प्शन का हमारे पास, और एक तो इसका थर्मोडायनेमिकल अप्रोच क्या है, इसका थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, और दूसरा कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या क्या यूजेज है। बड़े अच्छे अच्छे यूजेज हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन एंड फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। जो ये मैंने आपको सॉल्यूशन के केस में बता दिया, और ये जो भी टॉपिक्स है ये मैंने आपको जो बताया
यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे थे कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्या इसका सेंस है और क्या रिजल्ट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, है ना। और ये आपको सॉल्यूशन के केस में मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन के केस में भी सेम रिजल्ट होगा, सिर्फ आपको प्रेशर की जगह पर ये P क्या है हमारा, इट इज प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ देर के बाद लाइन स्ट्रेट हो जाएगा। आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, इसी एड्जॉर्प्शन के लास्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स इसका, और इसी के क्या क्या एप्लीकेशंस है उस पर। ओके, थैंक यू।